देखो हम लोग आज पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्ड मीनिंग देखा जाए तो फोटो मीन्स व्हाट, लाइट, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन चार्ज, है ना, और इसका प्रभाव यदि वर्ड मीनिंग देखें तो इसका बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे यूज़ होता है। वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे और समझने लगेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ फेनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू द लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब कोई लाइट या सॉलिड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सामने एक्सपोज किया जाता है या ड्यू टू फॉलिंग ऑफ रेडिएशन ऑन मेटल, एक ही बात है। तो जब लाइट किसी मेटल पे या उसकी जगह कोई भी सॉलिड की भी बात कर लें, हालांकि मेटल से ही एक्सपेक्टेड है कि लाइट इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, तो लाइट का किसी मेटल पे फॉल होना और उस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन का इमिट होना, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस फिनोमेना को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। मॉडर्न जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मॉडर्न ज़्यादातर पार्ट जब कलेक्टिव फॉर्म में होता है तो हम थोड़ा इम्प्रेशन क्लासिकल मैकेनिक्स के तौर पे देख भी पाते हैं, नहीं तो थियोरेटिकली वो इनविजिबल वर्ड लगता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता, एटम नहीं दिखते, है ना। इस तरह की स्टेटमेंट जो मॉडर्न का एडवांसमेंट हुआ है साइंटिस्ट का देखेंगे तो जो भी हम विजिबल वर्ल्ड देख रहे हैं वह इनविजिबल पार्टिकल्स का कलेक्शन है। नहीं, जैसे आप हमें देख पा रहे हैं तो मैं किन चीज़ों से बना हुआ हूँ, जो इनविजिबल चीज़ें हैं। मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, इन्हीं सब से बना हूँ जो आपको दिखते नहीं हैं, लेकिन मैं मिला जुला दिख रहा हूँ तो फिर दिख रहा हूँ। कितनी सरप्राइजिंग बात है ना कि जो रियल चीज़ें आपको दिखती हैं वो अनरियलिस्टिक चीज़ों का कलेक्शन, एनर्जी का यदि अल्टीमेट बात करें तो ब्रेक करते चले जाएंगे तो लास्ट में तो एनर्जी की बात करेंगे। आप कहें कि मैटर का छोटा पार्ट मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल का छोटा पार्ट एटम होता है, एटम के छोटे छोटे पार्ट्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट सब क्या होते हैं, तो क्वार्क होते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के तो क्वार्क होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन को तो इंडिपेंडेंट माना गया है, वो किसी का कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन के अंदर क्वार्क नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर क्वार्क होते हैं। मैं कहूँ क्वार्क के अंदर क्या होते हैं, तो फिर दिक्कत हो गई। लास्ट में आपको स्ट्रिंग थ्योरी, वाइब्रेटिंग लूप, एनर्जी का फॉर्म कहना होगा। यदि कुछ और खोज लिए आप, हालांकि अभी खोजा नहीं गया है, यदि खोज ली कुछ और पार्टिकल क्वार्क के अंदर कुछ, तो फिर मैं पूछूंगा उसके अंदर क्या होता है। यदि उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल खोज लिए तो मैं कहूँगा उसके अंदर क्या होता है। लास्ट में कुछ बचेगा तो फिर मैं कहूँगा कि उसके अंदर क्या होता है। तो हाँ, लास्ट में हाथ जोड़ना होगा, सर एनर्जी का फॉर्म है वो, छोड़िए हमको, बहुत हुआ। तो इसी बेस पे ये कहा जाता है कि स्ट्रिंग थ्योरी, वाइब्रेटिंग क्लोज लूप ऑफ एनर्जी फॉर्म इनसाइड क्वार्क। ये खैर इससे रिलेटेड नहीं है, मैं आपको जस्ट फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इफेक्ट है वो रियली में है कैसा। तो एक इनविजिबल वर्ल्ड टाइप की बात करने जा रहे हैं। तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि मैं इसकी हिस्ट्री देखें, बड़ी लंबी हिस्ट्री रही है इसकी। जैसे मैं कहूँ कि शुरुआत में कब ये लगने लगा कि रेडिएशन की कुछ बात हो सकती है, फोटो लाइट की बात हो सकती है, तो एडमंड बेकरेल थे जो फोटो वोल्टाइक इफेक्ट की बात किए थे कि रेडिएशन से फोटो वोल्टाइक सेल के ऊपर हम लोग चार्ज्ड पार्टिकल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आइडिया था ही नहीं, है ना। और ये बात ये ऑर्डर है 19th सेंचुरी की, 1839।
मतलब अच्छा ये 19th सेंचुरी बोलते हैं, पता है आपको? 1800 जैसे पूरा होता है तो किसकी शुरुआत होती है? 19th सेंचुरी की। और 1901 को क्या बोलेंगे? 20th सेंचुरी ना, मतलब 1900 पूरा हो गया तो अब 20th सेंचुरी है। तो 19th सेंचुरी के मिड में आप कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी के लगभग मिड में ये बात हो रही थी, लेकिन तब भी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हुई थी। ठीक है, फिर बात आती है किसने डिस्कवर किया इसको, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किसने किया? हालांकि इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप के नाम पर बहुत ही बारीक से स्टडी करते हुए थ्योरेटिकली फार्मूलेट करने के नाम पे नोबेल प्राइज तो आइंस्टाइन को दिया गया है, लेकिन डिस्कवर वो नहीं किए थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत सारे एक कॉमन मिस्टेक है, लोग सोचते हैं कि आइंस्टाइन की डिस्कवरी है, तो आइंस्टाइन की नहीं है, बल्कि उस आइंस्टाइन का जन्म से पहले से इस तरह की बातें होती चली आ रही थी, वो पैदा भी नहीं हुए थे। तो हेनरिक हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था, सबसे पहले ऑब्जर्व किया था इसको 1887 में। हेनरिक हर्ट्ज, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं थोड़ी सी ताकि आपको आइडिया लग जाए। आज हम लोग इस तरह की बात करेंगे ताकि मॉडर्न से आप कनेक्ट हो पाएँ। बाकी तो प्रैक्टिस के नाम पे और एग्जाम्पल के नाम पे, डिजिट के नाम पे लेके तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन हिस्ट्री आप जान जाएंगे तो और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे कि आइंस्टाइन का क्या रोल था, बाकी साइंटिस्ट क्या रोल थे, मॉडर्न रियली में क्या है। तभी ना आप कोई पैसेज पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे तो रिलेट करके समझ पाएंगे, राइट? तो हेनरिक हर्ट्ज ये 1887 में ऑब्जर्व किया था। ऑब्जर्व ना, ऑब्जर्व्ड इनका ऑब्जर्वेशन था 1887 में। इन्होंने देखा था कि किस तरीके से रेडिएशन मेटल के ऊपर उसका प्रभाव होता है, रिसीव करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रिसीवर डिटेक्टर था तो डिटेक्ट करता है ना। सो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। ट्यूब में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये थ्योरी दिया था, ग्लासेस वहाँ से पास कराए, स्पार्क लेंथ को। हालांकि मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, यदि हम लोग इसको डिटेल में बात करने लगेंगे तो ऑब्जर्वेशन था, बल्कि इस तरह का ऑब्जर्व पास पार्टिसिपल अच्छा नहीं रहेगा तो ऑब्जर्वेशन लिख देता हूँ। ऑब्जर्वेशन, राइट? सो 1887 में, अच्छा 1897 में जिसको आप लोग पढ़ते हैं जे थॉमसन का इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, तो उन्होंने क्रुक्स ट्यूब में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का रिसर्च करके उन्होंने देखा था कि जो पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं मेटल से, उनका नाम दिया था कार्पसल्स। जो कभी न्यूटन का कार्पस्कुलर थ्योरी थी तो कार्पसल्स बोले थे, विच इज सिमिलर टू कैथोड रेज। कैथोड रेज जानते हैं आप लोग? क्या होते हैं? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बाद में पता चल रहा है। सो कैथोड रेज की तरह सिमिलर थे। वही जे थॉमसन का 1897 में जो क्रुक्स ट्यूब में जो पार्टिकल्स इमिट हुए थे मेटल से, स्पार्क से, उसको सिमिलर टू कैथोड रेज बताते हुए कार्पसल्स नाम दिया था, कैथोड रेज की तरह, और उसी को बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया उन पार्टिकल्स को। ये बाद में डिस्कवरी के नाम पे कि जे थॉमसन की है और इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। ये जो हेनरिक हर्ट्ज की डिस्कवरी थी ऑब्जर्वेशन का कि रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, ये उस समय इलेक्ट्रॉन तो नाम नहीं रहा होगा, चार्ज की बात रही होगी, क्योंकि चीज़ें तो बाद में डिस्कवर इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया।
सोचिए मतलब डेवलपमेंट एडवांसमेंट मॉडर्न का कितना स्लो रहा है, क्योंकि लोगों को दिखता ही नहीं था। ये सब तो फोटो सेंसिटिव प्लेट्स और कलेक्टिव मास स्केल पे, ज़्यादा नंबर पे, ऑब्जर्वेशन पे, प्रभाव पे ही तो देख सकते हैं। तो पहले तो ये है कि भले ही हम लोग फ़ोटो बना लें, इलेक्ट्रॉन को बोर्ड पे दिखा दें, मैं कोई वीडियो दिखा दूं, लेकिन रियली में सब नेकेड आई से नहीं दिखते, ये केवल डिटेक्टर डिटेक्ट करते हैं बस। तो एक तो ये समझना होगा हम लोगों को। दूसरा, जब जे थॉमसन का 1897 में जे थॉमसन थॉम्सन बी पी क्या होता है, पी, हाँ, पी की बी, पी थॉमसन SON सही है। अच्छा, ये गलत होगा तो तुम करेक्ट करना ना, क्योंकि कब साइलेंट हो जाता है और कब साइलेंट होता है, कब साइलेंट हो जाता है और कब क्या वायलेंट इंग्लिश में पता नहीं चलता। अभी हिंदी दिवस बीता है तो एक स्टेटस भी लगाया था कि इंग्लिश में पता नहीं कब साइलेंट हो जाता है। हमारी हिंदी तो बिंदी को भी प्रोनाउंस करती है, नहीं, हमारे में हिंदी में बिंदी भी प्रोनाउंस होता है, उसमें कुछ साइलेंट नहीं होता है ना। एनीवे, सो जे थॉमसन का 1897 में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम पे जाना जाता है ना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद नाम आता है 1902 में, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ ताकि आप कनेक्ट हो पाएँ। लिनार्ड का नाम आता है कि 1902 में उन्होंने इसे जो हेनरिक हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रॉन इमिशन का, उस पे काम किया था। लेकिन उससे 2 साल पहले ही मैक्स प्लैंक का डिस्कवरी आता है। मैक्स प्लैंक जाने जाते हैं प्लैंक कांस्टेंट के नाम पर। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उन्होंने एक स्पेक्ट्रम रिसीव किया था ना, नॉर्मल स्पेक्ट्रम, उसमें डिस्क्रीटनेस आई थी। वो प्रिज्म से पास कराए, ग्लास स्लैब से स्पेक्ट्रम उन्होंने रिसीव किया। तो वहाँ से ये उनको आइडिया ये लगा कि जो एनर्जी है रेडिएशन की, लाइट की, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्लैंक कांस्टेंट कहाँ से आया, जो क्वांटम फिजिक्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। 1900 में मैक्स प्लैंक आए, मैं 1900 में मैक्स प्लैंक का है जो डिस्क्रीट एनर्जी की बात की है ना, प्लैंक एनर्जी, डिस्क्रीट एनर्जी, डिस्क्रीट एनर्जी की बात करते हैं वो, कि जो भी रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो सब पैकेट में एनर्जी डिस्क्रीट होती है, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती है। ये 1900 की डिस्कवरी है मैक्स प्लैंक की। इसी को बेस बनाते हुए इस डिस्क्रीटनेस ऑफ एनर्जी को रेडिएशन में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, आइंस्टाइन 1905 में हाइपोथेसाइज करते हैं। वो पेपर पब्लिश करते हैं हाइपोथेसिस का, वो भी अभी वेल एक्सपेरिमेंटेड नहीं था। 1905 में आइंस्टाइन पेपर पब्लिश करते हैं। आइंस्टाइन 1905 में पेपर पब्लिश करते हैं, कहते हैं कि वो एक जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की फ्रीक्वेंसी टाइम्स कुछ कांस्टेंट, या कांस्टेंट टाइम्स फ्रीक्वेंसी, ये एनर्जी होती है। मैक्स प्लैंक ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, अच्छा ये सब चीज़ें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पैसेज इसी तरह के आते हैं।
मिल्कन ऑयल ड्रॉप मेथड पे एक्सपेरिमेंट आपको मिल जाएगा, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में मिल जाएगा, है ना, डावेसन एक्सपेरिमेंट में मिल जाएगा, जर्मर डावेसन एक्सपेरिमेंट में मिल जाएगा। तो यदि पैसेज भी आते हैं इसी तरह की कुछ बात होगी, है ना। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से कहाँ कब क्या हुआ। सो ये जो H वैल्यू है मैक्स प्लैंक ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो नॉर्मल स्पेक्ट्रम आया था उसको देख के उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी है वो डिस्क्रीट होती है, ठीक है, जो रेडिएशन है। बीच में मैं आपको बताया था कि लिनार्ड का बहुत बड़ा रोल था कि वो एक्सपेरिमेंट बहुत सारा किए। बीच में बहुत सारे आइंस्टाइन का नाम आता है, हालवाश नाम है, रिघी, स्टोलिटो नाम है। कई लोग बीच में बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। मतलब इमेजिन करिए कि हम देख नहीं पा रहे हैं, लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, कहीं से कुछ क्लू मिल रहा है तो कुछ कर रहे हैं, तो कहीं पे कुछ कर रहे हैं, पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड चीज़ें चल रही हैं। ज़्यादातर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में हुई, कोलंबिया में, कैलटेक में, वॉशिंगटन में, शिकागो में, इसी सब यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे सब एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। इंडिया में तो होना नहीं था, आपको पता ही है। तो लिनार्ड का एक्सपेरिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लिनार्ड, अच्छा बीच में ये जो आप लोग मन करता है लिख सकते हैं, लिनार्ड का एरा था ये 1902 का। ये अच्छा ये वाला जो वैल्यू है ना आइंस्टाइन का, इन्हीं की एनर्जी की वैल्यू H बराबर H न्यू आता है ना। सो इनका वैसे इनका जो एक्सपेरिमेंट है बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, उससे पहले 1905 में इनका स्टेटमेंट ये आता है कि एनर्जी जो डिस्क्रीट एनर्जी है वो वैल्यू है सम फ्रीक्वेंसी टाइम्स सम कांस्टेंट। दैट सम कांस्टेंट बाद में उसका क्या नाम रखा गया, प्लैंक कांस्टेंट, है ना। वो बाद में नाम पड़ा, ऐसा नहीं है कि मैक्स प्लैंक डिस्कवर किए तो प्लैंक कांस्टेंट हो गया, आइंस्टाइन कह दिए कांस्टेंट टाइम्स फ्रीक्वेंसी है तो प्लैंक कांस्टेंट हो गया। कितना स्लो रहा है। और आप स्लो नाम से ऐसे समझ सकते हैं कि 1905 में आइंस्टाइन का पेपर पब्लिश होता है और 1921 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है उसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सेटअप पे। मतलब बीच में लोगों का बिलीव नहीं था कि ये भी चीज़ें सही हो सकती हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरह से स्लो चीज़ें हुई होंगी कि 1905 में पेपर पब्लिश करना, हाइपोथेसाइज करना आइंस्टाइन के द्वारा, और उसी पर 1921 में नोबेल प्राइज मिलना। मतलब कितना बड़ा गैप है। इसका रीज़न केवल सिंपल सा है, क्योंकि चीज़ें दिखती नहीं थी। सही कैसे माना जाए। और नोबेल प्राइज ऐसे तो दिया नहीं जाता है जब तक आप दिखाएंगे नहीं, जब तक दिखेगा नहीं। तो बाकी सारी चीज़ों में तो आसानी से मिलता था, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में हमेशा जहाँ पे देखेंगे 2-4 साल हमेशा लेट हुआ है। रीज़न है इनविजिबल वर्ल्ड है। सो लिनार्ड तब तक ये एक्सपेरिमेंट में ये इनकी बातें होने लगी थी कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, नॉट इंटेंसिटी। जबकि मैक्सवेल की थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आ चुका था, जिसमें हम लोग ये नहीं समझ पाते थे कि ये डिस्क्रीटनेस है, बंडल ऑफ एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, जिसमें हम लगातार वेव, भाई मैक्सवेल की थ्योरी तो वेव वाला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसके अनुसार तो इलेक्ट्रॉन को लगातार एनर्जी लेके निकल ही जाना चाहिए। लेकिन एक थ्रेशोल्ड वैल्यू अब डिस्कवरी पे आ रहे हैं जो रियली में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो वो तो निकल ही जाना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलते फिर नहीं है, है ना। तो ये वाला आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिए तो फिर मैं अब हम लोग उस पर आ जाते हैं ना, जो रियली में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये छोटी सी हिस्ट्री है, इसे प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, जो बाद में कहा गया।
इसी लाइन में ये भी लिख देगा कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड जो हेनरिक हर्ट्ज जो शुरू में डिस्कवर किए थे, जो ऑब्जर्व किए थे, इसको डिस्कवरी भी नाम दे सकते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ना। ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर इसका डिस्कवरी भी मान सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दोनों डिस्कवरी भी मान सकते हैं। इसको डिस्कवरी भी इसका मान सकते हैं। इसी बेस पे मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो ई का चार्ज है ना, आप लोगों को सरप्राइज नहीं होता है कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम कहाँ से आया? ये जो रेडिएशन की बात हो रही है अभी, हेनरिक हर्ट्ज के रेडिएशन का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन के निकल जाने का, इसी को बेस बनाकर दो प्लेट, हॉरिजॉन्टल प्लेट उन्होंने लिया, ये एक प्लेट और एक प्लेट ये कैपेसिटर के दो प्लेट, ऊपर वाले प्लेट को निगेटिवली चार्ज बनाया, मतलब बैटरी के निगेटिव पार्ट से जोड़ा, और इसको पॉजिटिव प्लेट से बहुत फाइन होल बनाया। पहले वो वाटर ड्रॉप लिए तो अचानक वेपराइज हो रहा था थोड़ा सा हीट मिलते ही, इसीलिए उसकी जगह ऑयल लिया उन्होंने, जो आसानी से वेपराइज नहीं होता है। बहुत फाइन पार्टिकल्स, स्मॉल ड्रॉप्स बहुत तेज़ी से उन्होंने पास कराया, वो भी किससे रेडिएट करते हुए? एक्सपोजर टू द एक्सरे। एक्सरे का एक्सपोजर से क्या होगा? आयनाइज हो जाएंगे ड्रॉप के, जो ऑयल ड्रॉप्स होंगे। इमेजिन कर रहे हो, देखो ये वाला, ताकि आप कनेक्ट कर जाएं, उसके बाद तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। ये एक प्लेट है, एक प्लेट ये है, ऊपर वाले प्लेट को बाद में अभी बैटरी लगाएंगे। अभी एक प्लेट ये मान लीजिए, एक प्लेट ये मान लीजिए, ऊपर वाले में थोड़ा सा होल करिए, वहाँ से उन स्मॉल ड्रॉप्स को फायर करिए जो एक्सपोज टू व्हाट हैं? एक्सरेज। एक्सरे में एक्सपोज करेंगे तो उनका तो बहुत हाई एनर्जी होता है, वो उनको चार्ज्ड पार्टिकल में बदल देंगे, बहुत सारे मैटर को। यदि इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाएगा तो सब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। छोटे से होल से उनको पास कराया। अभी एयर है, अभी वैक्यूम क्रिएट नहीं है ना, तो अभी एयर है। अच्छा, एयर के कारण आपको विस्कोसिटी वाला रेजिस्टेंस उन्हें फेस करना होगा। तो जब ऑयल ड्रॉप ऐसे जा रहे हैं, बीच में एयर है, और अभी ये इनका प्लेट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि अभी कैपेसिटर की तरह नहीं है, क्योंकि बैटरी से जोड़े नहीं हैं, तो जाएंगे तो mg लगेगा नीचे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेट है, mg तो है ही, तो नीचे जा रहे होंगे। मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड बता रहा हूँ, जा रहे होंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि नीचे वाला mg जो एयर रेजिस्टेंस वाला विस्कस फोर्स है ऊपर वाला, वो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि जो विस्कोसिटी वाला फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। तो ज़्यादा mg एक्सेलरेट करेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ऊपर वाला फोर्स बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि mg और विस्कस फोर्स क्या हो जाएंगे? एयर का विस्कस फोर्स है ना, तो बैलेंस हो जाएंगे। उसके बाद वो क्या गेन कर लेते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि जैसे ही फोर्स बैलेंस हुआ तो नेट फोर्स जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो तो रोकना मत, एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट। ये तब की बात है। अच्छा, ये वाला पूरा इक्वेशन लिखा जाएगा, पूरा फ्लूइड वाला, राइट। अब दूसरा सुनो ध्यान से। अब मैं बैटरी लगाऊंगा इस प्लेट को, इसको निगेटिवली चार्ज, ये वाला कैपेसिटर का नीचे वाला पार्ट पॉजिटिवली चार्ज। यदि ये प्लेट है, ऊपर वाला एक प्लेट है, कैपेसिटर की दो प्लेट हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट नीचे है, ऊपर में यहाँ से ऑयल ड्रॉप्स, स्मॉल ड्रॉप्स फायर कर रहे हैं जो चार्ज्ड है, तो ये जा रहा है। ये वाला टर्मिनल वेलोसिटी वाला तो हो गया। अब इसको मैं जोड़ रहा हूँ निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज प्लेट है, फील्ड इधर है ना, राइट।
जो ऑयल ड्रॉप इसमें फायर कर रहे हैं उन पे कौन सा चार्ज है? हाँ, उन पे कौन सा चार्ज है? एक्सरे से एक्सपोज करोगे तो उन पे कौन सा चार्ज होगा? उसमें से इलेक्ट्रॉन भाग गए होंगे ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन, तो कैसा हो गया होगा? अब बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज, यदि ऐसे पॉजिटिव चार्ज ड्रॉप ऐसे नीचे जाएगा तो फील्ड ऊपर है ना, तो फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर, Img। अब यदि हम लोग ये कह लें कि जाते हुए उसको कहीं पे लड़े होंगे, एयर मॉलिक्यूल से रुके होंगे, तो फ्लोट करने लगेंगे, क्योंकि अब mg को वेलोसिटी के साथ विस्कस फोर्स की जरूरत नहीं है। अब विस्कस फोर्स कब लगता है? जब वेलोसिटी रहती है। जैसे पानी में कोई चीज चलेगा तब विस्कस फोर्स लगेगा, रुका रहेगा तो जीरो फोर्स। तो अब विस्कस फोर्स जरूरत नहीं है बैलेंस करने के लिए। अब कौन बैलेंस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। तो mg किधर, अब QE किधर, यही QE बराबर mg मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड है। अलग अलग ड्रॉप के लिए अलग अलग एक्सपोजर ऑफ एक्सरेज के लिए, एक्सपोजर टू द एक्सरेज के लिए उनका कैलकुलेट किया गया, तो पता चला जो भी चार्ज कैलकुलेट हुआ वो इंटीग्रल मल्टीपल था, सारा कॉन्टिन्यूअस नहीं था। उसमें से रिलेशन निकाला गया, रेशियो निकाला गया, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी मालूम थी, ऑयल का रेडियस मेजर किया जा सकता था ऑयल ड्रॉप का। तो यहाँ से हम लोग ये निकालते हैं कि जो चार्ज है QE बराबर mg से हम लोग रेशियो निकाल के फिर पता करते हैं कि Q की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम कांस्टेंट Ne है, और वहाँ से पता चलता है कि वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। हालांकि माना ऐसा कहा जाता है कि एग्जैक्ट तो नहीं निकाल पाए थे, और अच्छे डिवाइस बने तो कुछ परसेंट का एरर आया था ना, 1.6 कहा जाए 1.54 1.59 ऐसे इस टाइप का ना, राइट। एनीवे, सो आइंस्टाइन का ये, तो यदि मैं कहूँ कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप का डबल एल होता है क्या यार? उन 1914 में ई की डिस्कवरी हुई थी, ई की वैल्यू ऑफ ई जो कैलकुलेट किए थे। ई की वैल्यू आई थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड है। अच्छा, मैं ये वाला नाम क्यों लिया? 1914 या 13 ऐसे है। ये नाम इसलिए लिया ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से इन सब चीज़ों से वो भी रिलेटेड था, क्योंकि एक्सरे के एक्सपोजर से यदि ये बात नहीं आई होती तो ये नहीं कर पाते तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नहीं आ पाता और मॉडर्न का इतना एडवांसमेंट नहीं होता, क्योंकि इन्होंने ही बताया था कि रेडिएशन से वो चार्ज हो सकते हैं ना, कोई एटम ऐसे। अच्छा, इन सब एक्सपेरिमेंट के बाद फिर वही 1921 आता है जब उनको नोबेल प्राइज मिलता है आइंस्टाइन को। और 1923 में आप एक्सपेरिमेंट देखिए, 1913-14 का इनका एक्सपेरिमेंट है, और 1923 में रॉबर्ट मिलिकन को इनके एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ई की वैल्यू के लिए नोबेल प्राइज मिलता है। अब देखिए फिर से 6-7 साल का गैप हो गया, 7-8 साल का। तो ये छोटा सा ये रहा हिस्ट्री इसकी। अब हम लोग आते हैं जो हम लोग के सामने क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो पहले तो ये लिख लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते किसे हैं वो लिख लो। emission of electrons from solid surface, ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्पेसिफिकली मेटल सरफेस। emission of electron from solid surface
ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्पेसिफिकली स्पेशली मेटल सरफेस, ब्रैकेट बंद। emission of electron from solid surface due to falling radiation of electromagnetic wave on it. Electromagnetic wave on it is known as photoelectric effect। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जगह स्पेशली क्या सोच सकते हैं? अच्छा, ये मैं ओन वर्ड्स में लिखवा रहा हूँ। इसकी जगह क्या कह सकते हैं? स्पेशली लाइट ना, लाइट। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है, एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, गामा रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विजिबल रेंज वाले को ही स्पेशली हम लोग लाइट कहते हैं। इंफ्रारेड भी हो सकता है, जो कि बहुत मुश्किल से शायद किसी मेटल से वो इमिट करा पाए इलेक्ट्रॉन को। तो लिख लिए, इट इज व्हाट? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सॉलिड सरफेस ड्यू टू फॉलिंग रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेशली लाइक लाइट ऑन इट इज नोन एज व्हाट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। और इसको हम लोग और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, इसमें वर्क फंक्शन की अक्सर बात होगी। जैसे मैं कहूं कि एक क्रिटिकल वैल्यू ऐसा लेते हैं, वॉयलेट, इसमें लिखा पाएगा कि यार वॉयलेट इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इंक्रीजिंग लेमडा, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ज्यादा एनर्जी किसकी? वॉयलेट की। कम एनर्जी किसकी? रेड की। ज्यादा वेवलेंथ किसका? कम वेवलेंथ किसका? ये देखिए वॉयलेट, ये देखिए रेड ना। तो रेड फॉल हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन नहीं इमिट हो रहे हैं, इस तरह का वर्क फंक्शन है। अभी पढ़ेंगे कि वर्क फंक्शन क्या होता है। इससे जितना लाइट जिस तरह का ग्रीन हो रहा है तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लेकिन इससे भी निकल रहे हैं, एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम है। यहाँ पे लेंथ ऑफ दिस येलो रेंज एक्सप्रेसेस अबाउट व्हाट? काइनेटिक एनर्जी ना। ज़्यादा लेंथ का है तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, कम लेंथ का है तो कम। यहाँ पे तो निकल ही नहीं रहा है ना। अब ये बात आती है कि मैक्सवेल की जो थ्योरी थी कि वेव है तो लगातार वो लेके उसे निकल जाना चाहिए था, तो लिनार्ड एक्सपेरिमेंट तो कर लिए, लेकिन उनको मालूम नहीं चला। ये इतना सारा एक्सपेरिमेंट सेटअप के बाद सब कुछ मालूम चल जाने के बावजूद भी कोई ये फार्मूलेट नहीं कर पाया था कि ये बंडल ऑफ एनर्जी है। ये भी आईटी में एग्जाम में आ चुका है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको सपोर्ट करता है? पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट की कि वेव बिहेवियर? पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है कि वेव नेचर को? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट को दोनों बिहेव करता है ना, पार्टिकल एज वेल एज वेव, है ना। सभी मैटर भी पार्टिकल एंड वेव, इसे पार्टिकल वेव ड्यूलिटी बोलते हैं। तो इसमें कौन सा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट का कौन सा फोटोन के लिए कौन सा ये बिहेवियर है? पार्टिकल नेचर है। ये क्या है? ये पार्टिकल नेचर है। वो पार्टिकल नेचर कैसे है वो समझो अब ना। ये कॉमन मिस्टेक है, कई लोग वेव बोल रहे थे, ध्यान सुनना ना। ये देखो, ये एक्सपेरिमेंट आइंस्टाइन का इंटेंसिटी को भी समझने की कोशिश करेंगे आज हम लोग। तो देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करना ना।
अब ये है पोटेशियम, देखो पोटेशियम रिक्वायर्स दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, दिस इज वर्क फंक्शन ऑफ पोटेशियम। व्हाट इज वर्क फंक्शन? हाँ, वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सॉलिड और मेटल सरफेस इज नोन एज व्हाट? वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। मैं तो कहता हूं वर्क फंक्शन लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। लिखिए तो वर्क फंक्शन, अच्छा वर्क फंक्शन ऑफ मेटल कहिए, चाहे वर्क फंक्शन ऑफ मेटल कहेंगे तो सेंटेंस में मेटल यूज कर लेंगे, वर्क फंक्शन कहेंगे तो सॉलिड मेटल दोनों समझ लेंगे ना। वर्क फंक्शन, तो व्हाट इज वर्क फंक्शन? लिखिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, minimum energy required to remove an electron from solid surface, especially metal। ये लिखवाने की जरूरत नहीं है कि टू इनफाइनाइट डिस्टेंस ना, उसके रेंज से बहुत ज़्यादा दूर, हालांकि ये सेंस होता है थोड़ा दूर तो हम लोग इनफाइनाइट ही मान लेते हैं। सो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। आप कहीं लिखेंगे भी तो अब कोई गलत मान लेगा अलग बात है, लेकिन गलत है नहीं, इनफाइनाइट मेंशन कर देते हैं तो भी। सो मिनिमम एनर्जी, अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि वर्क फंक्शन तो डिफाइन तो कर लिए, इसका फार्मूला नहीं है। ये एक्सपेरिमेंटल फिगर्स है, ये सब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, सब एक ही बात है। सो ये वर्क फंक्शन आखिर डिपेंड किस पे करता है? चलो मान लो फार्मूला नहीं है, और क्यों नहीं फार्मूला है? जैसे यहाँ पे यदि इसको मैं, ये जो मेटल है पोटेशियम का, इसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को इसे बाहर करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली तो निकल नहीं पाएगा, नहीं निकल पाएगा, राइट। तो ये देखो एनर्जी कितनी होती है किसी फोटोन की? h न्यू मतलब hc बाई मतलब 12420, 1242 या 12420, 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय लेम्डा इन एंगस्ट्रॉम, राइट। या फिर और 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, लेम्डा इन नैनोमीटर, मतलब नैनोमीटर और 10 टू पावर माइनस लगा देना है ना। यहाँ भी ये कैंसिल हो रहा है ना, एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम, सिंपली जितना लेम्डा एंगस्ट्रॉम में रहेगा वही वाला, राइट। यहाँ देखो ये वाला कैलकुलेट कर लोगे 700 के लिए, ये कहाँ रखोगे? यहाँ पे। अच्छा दोनों में से कोई भी एक ही बात है ना, ठीक है। 1242 वाला रख लीजिए, चाहे 12420 वाला रख लीजिए। सो ये वाला कहाँ रखोगे? यहाँ पे। तो 1242 बाई 700 तो करके देखो 1.77 आएगा ना। मैं तो कहता हूँ कि ये वाला याद रखना चाहिए मॉडर्न के लिए, 12420, लेकिन ध्यान रहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम है, और नीचे रखोगे एंगस्ट्रॉम, कट कट के जो वैल्यू आएगा उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे, राइट। सही है। और ये वाला भी याद रखेंगे ताकि जल्दी से कहीं पे क्वेश्चन कर पाए। करके देखिए 1.77 आता है। अब ये बताओ, थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मेनली खासकर। ये जो 1 साइकिल वाला है ना, ये 1 साइकिल, ये वाला पार्ट
ध्यान से, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये, इतने को ही पैकेट ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी कहते हैं। और यही आइंस्टाइन की थ्योरी थी कि या तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो पूरा पूरा फोटोन लेगा और एक टाइम पे एक ही लेगा, नहीं तो लेगा ही नहीं, और दो फोटोन तो ले नहीं सकता। ध्यान से सुनो, अब ये यहाँ पे डिफरेंस आने लगेगा। मैं बहुत सारे किताबें भी पढ़ चुका हूँ, टीचर्स को भी सुन चुका हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करो, लोग ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं। उनके बताने पे क्वेश्चन तो हो जाएंगे आपके, लेकिन जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो थोड़ा शायद कम मिले आपको कहीं पे भी। ध्यान से, मैं ये कह रहा हूँ कि फोटोन की एनर्जी h न्यू फ्रीक्वेंसी वाला, ये फोटोन की एनर्जी, ये फोटोन की एनर्जी, ये फोटोन की एनर्जी, आप फ्रैक्शन ऑफ फोटोन नहीं ले सकते। कोई पूछेगा क्यों, तो आज तक डिस्कवरी नहीं हुआ है। फोटोन इज नॉट वेल नोन टिल नाउ, अभी तक वेल नोन नहीं है, और ना ही वेल नोन कभी होगा ऐसा लगता है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाएंगी, है ना। तो अभी बस इतना ही डेटा आया है, वो भी आइंस्टाइन के अनुसार, जो अभी तक सही चल रहा है, कि या तो कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी चीज़ फोटोन का एनर्जी लेगा तो पूरा पूरा लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, और एक बार में केवल एक लेगा, खासकर पर्टिकुलरली वो जिस पे पड़ेगा, और जिस पे पड़ेगा तो उसका डायमेंशन आप समझ ही रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है, इसी तरह की चीज़ें ले सकती हैं। अब ये नहीं कर सकता कि पूरा मैटर एक ठो ले रहा है, तो ठीक है, उस पर और भी चीज़ें हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे बात हो रही है। तो एक तो ये है, यही कारण है कि आइंस्टाइन मैक्सवेल की थ्योरी फेल हो गई, वेव नेचर वाला, क्योंकि उनके अनुसार क्या होना चाहिए था, ये देखो 1.77 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यदि मिलता, पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन को मिलता, तो लगातार वेव तो कॉन्टिन्यूअस होता है ना, वेव कॉन्टिन्यूअस होता है। तो एक साइकिल का एक फोटोन की एनर्जी, जो पैकेट ऑफ एनर्जी है, जिसको मैं बता रहा हूँ कि या तो लेगा नहीं तो नहीं लेगा, और लेगा तो एक टाइम पे एक ही लेगा, वेव की तरह बिहेव नहीं करेगा, पार्टिकल की तरह करेगा। ऐसा लग रहा है कि पैकेट ऑफ एनर्जी अलग अलग आ रही है, एक टाइम में एक ही लेगा। दिस काइंड ऑफ व्हाट, पार्टिकल बिहेवियर। तो ये लेगा, यदि यही प्रूव कैसे करता है पार्टिकल नेचर, क्या वेव की तरह करता तो ये फटाफट थोड़ा बढ़ा के ले लेता तो निकल जाता। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि इतनी एनर्जी है एक साइकिल की से, तो दो लेता तो नहीं निकल जाता ये, लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि एक टाइम में वो केवल क्या लेता है, पैकेट ऑफ एनर्जी, 1 फोटोन एट अ टाइम, और निकल नहीं पाता वो। इसका मतलब इससे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। क्यों? क्योंकि निकलने के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक बार में इलेक्ट्रॉन कितना लेगा, और तब तक वो अंदर जाके लड़ भिड़ के वो गायब हो जाता है, फिर से तब तक वो लेता है, तब तक वो खत्म हो चुका था, फिर दोबारा लेता है, फिर नहीं निकल पाता। लेकिन ये निकल सकता है। कहाँ, ये देखो, इसको कहाँ रखोगे, 550 को कहाँ रखोगे, यहीं पे कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, फोटोन की एनर्जी इतनी, वर्क फंक्शन कितना है, तो निकल सकता है। ये वाला भी निकल सकता है, बोलो। अब ये तो मैं समझाया कि कौन सा रेडिएशन निकाल पाएगा, कौन सा नहीं। अब क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्यों होता है। एनर्जी जो कि कन्वर्ट होती है, तो सर जब एक पैकेट से एनर्जी लेता है 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो मेटल का जो सरफेस है वो एनर्जी का करता है, मतलब जाता कहाँ है। वही तो बताने जा रहा हूँ, तो बीच में खड़े हो गए। चलो देखो, अब हम लोग ये समझना है कि आखिर ये जब लेता है तो फिर दोबारा कहीं से व्यवस्था करके ले सकता है, चाहे उसकी एनर्जी गई कहाँ, क्या हो रहा है ना, ये दिक्कत है ना। इसको भी नहीं समझाते, इसको भी बस यही कि हाँ क्वेश्चन हो रहा है, बस, इससे तो नहीं होगा, तो समझने की कोशिश करना ना। देखो तो ये देखो, फिर से अब इस पे आ जाते हैं हम लोग। ये रहा मेटल, ये रहे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। आज हम लोग इसी को समझेंगे। बाकी जानते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में केवल एक फार्मूला है, उसी के ग्राफ है, उसी पे क्वेश्चन है, उसके अलावा है नहीं कुछ, है ना। पूरे चैप्टर में यही बात है, समझने की कोशिश करना। ये सब मैं सॉलिड का, मेटल के एटम्स को बनाया हूँ मैं,
और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए मैं सर्कल नहीं बना रहा हूँ बल्कि ई लिख रहा हूँ, ठीक है। अब रेडिएशन ऐसे फॉल हुआ, समझने की कोशिश करना। एक मिला इसको, इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लिया, इसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही पोटेशियम वाला जो बात कर रहे थे, ठीक है। और मान लेते हैं फोटोन की एनर्जी है h न्यू, जिसकी वैल्यू है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे। 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये लेता है तो इसके पास दो चीज़ मिलता है। इस इलेक्ट्रॉन के पास सभी एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इससे पहले कि तुम ये समझो, यहाँ एक और चीज़ समझो। इसके अपने K सेल है, L सेल है, M सेल है, N सेल है एंड सो ऑन। इसका भी K सेल है, L सेल है, M सेल है, सो ऑन ना, ऐसे। और इलेक्ट्रॉन, यही वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, K सेल, L सेल, M सेल। जो इलेक्ट्रॉन मान लो ये सरफेस है ना, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है इसका भी प्रभाव है, इसका भी प्रभाव है, इसका भी प्रभाव है, इसका भी कितने एटम्स का इसके ऊपर प्रभाव है बताओ। यही रीजन है कि वर्क फंक्शन का एक्सप्रेशन न निकला है न कभी निकलेगा। किस तरह का लैटिस है और कितना भयंकर प्रभाव है। भले ही दूर एटम के होते होते कम प्रभाव होगा, सबसे ज़्यादा इन्हीं का प्रभाव होगा, सेकेंड पे ये आता होगा, ठीक है, लेकिन आपके पास कोई एक्सप्रेशन आने वाला नहीं है। कितना कॉम्प्लेक्स लैटिस बन रहा है और इफेक्ट है। एक तो ये पार्ट है। तो वर्क फंक्शन इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, एक्सपेरिमेंटल डेटा केवल यही हो सकता है और कभी नहीं आएगा, ये भी बता दूं। दूसरा समझने की कोशिश करना। केवल एक होता ना, एक एटम होता, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं। रेडिएशन फॉल हुआ, इस वाले इलेक्ट्रॉन को उड़ा दिया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसे आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं वोल्ट के नाम पे। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर शेल, एक आयनाइज करने के लिए, यही ना। तो इसका तो पता है, इसका तो कैलकुलेट भी कर लोगे, हालांकि बोर्स मॉडल अप्लाई नहीं होता क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। सोचिए बोर फेल हो जाता है यहाँ पर, जो बोर की थ्योरी है, यहाँ पे कितना भयंकर कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो रहा है, आप समझ सकते हैं। तो वहाँ पे तो अब यही है कि इलेक्ट्रॉन को, अच्छा ये निकल क्यों नहीं पाता, थोड़ा ये भी समझने की कोशिश करो। चलो ध्यान से सुनना। दुनिया की कोई भी चीज़ बाउंडेड मोशन हो ना, तो उसकी टोटल एनर्जी निगेटिव होती है हमेशा। खासकर हम लोग फ्री को यदि जीरो माने पोटेंशियल एनर्जी, तो रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी तो रेफरेंस बेस्ड होती है ना। तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या माने, जीरो। तो दुनिया का कोई भी बाउंडेड मोशन हमेशा टोटल नेट एनर्जी कितनी होती है, कैसी होती है, निगेटिव। और उसको एनर्जी दे देंगे तो जस्ट फ्री हो जाएगा और इसकी एनर्जी जस्ट जीरो होगी, और ज़्यादा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी के साथ भाग जाएगा। फिर सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं यदि कहूँ कि सन के अबाउट अर्थ का टोटल एनर्जी कंसिडरिंग पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन इज जीरो, ये कंसीडर करते हुए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल तो रेफरेंस बेस होता है ना, यदि हम उसको बदल देंगे तब तो गड़बड़ा जाएगा। लेकिन कुछ न मेंशन हो तो हम लोग यही मानते हैं। तो चलो बताओ, ऐसे ही सोच के बताओ, सन के अबाउट अर्थ का टोटल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ का और काइनेटिक एनर्जी दोनों मिला के लेस देन जीरो होगा कि ग्रेटर देन जीरो होगा कि इक्वल टू जीरो होगा? लेस देन जीरो मस्ट है। काइनेटिक एनर्जी प्लस होगा और पोटेंशियल एनर्जी माइनस होगा। और कौन सा वाला ज़्यादा होगा, माइनस वाला ज़्यादा होगा कि प्लस वाला? और नेट क्या हो जाएगा? यदि हम लोग कुछ एनर्जी दे के टोटल जीरो कर दें तो क्या हो जाएगा? यदि हम लोग तो नहीं दे पाएंगे अर्थ को, लेकिन कहीं से कोई एस्ट्रॉयड कुछ भी आए
और कोई स्टार टूटे, कहीं कुछ आके पुश मिल जाए इसको कोई एनर्जी दे दे और टोटल एनर्जी जीरो हो जाए, इसका मतलब समझते हो? सोलर सिस्टम को बाउंडेड मोशन छोड़ के हमेशा अर्थ चली जाएगी यहाँ से, जस्ट जीरो, इनफाइनाइट सेपरेशन पे। यदि उससे ज़्यादा कर दें तो, उससे ज़्यादा एनर्जी दे दें तो। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते तो ज़्यादा समझ में आएगा। अर्थ का काइनेटिक एनर्जी 100 जूल ना, अर्थ का काइनेटिक एनर्जी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -110 जूल। टोटल बताओ, -10 जूल। इसीलिए घूम रही है, केवल एक रीजन है, -10 जूल ना। यदि मैं 10 जूल इसको दे दूं कि लो अर्थ 10 जूल और, तो टोटल कितना हो जाएगा? जीरो का मतलब फ्री, ये बाउंडेड मोशन नहीं होगा, फ्री, और चला जाएगा छोड़ के ये। अच्छा मान लो 10 जूल ना दें, 15 जूल, ये लो अर्थ 15 जूल, तो क्या होगा? ये फ्री भी हो जाएगा, यहां से चला भी जाएगा, और जाके इनफाइनाइट पे इसके पास कितनी एनर्जी रहेगी? 5 जूल। अच्छा 10 जूल देंगे तो क्या होगा? 10 जूल देंगे तो ये फ्री हो जाएगा यहां से और इनफाइनाइट पे चला जाएगा, और कितनी एनर्जी रहेगी उसके पास? 0 जूल। कितना? जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ में इनफाइनाइट पे रहेगा ये। यदि 12 जूल दे दिए तो ये इनफाइनाइट पे तो चला जाएगा, लेकिन उसके पास काइनेटिक एनर्जी 2 जूल रहेगा, पोटेंशियल तो जीरो है ही। क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट यहां पे भी होल्ड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी करता है, ख्याल रखना इसका। तो ऑब्वियसली जरूर ये, अब यहां पे आते हैं ना, जल्दी से बताओ, ये इलेक्ट्रॉन सब निकल के भाग क्यों नहीं पाते? इसको छोड़ दो, अभी रेडिएशन को छोड़ो। एक मेटल है, ये मेटल मान लो, लोहा का मान लो पेन है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, ये निकल के क्यों नहीं भागते हैं? हाँ, क्योंकि इन सब की टोटल एनर्जी क्या है? माइनस है, मस्ट है। ध्यान से सुनो इसको, उन सब की एनर्जी क्या है? माइनस है। और अब बताना, वर्क फंक्शन को और करीब से समझो। जो इलेक्ट्रॉन भाग के सरफेस पर आ रहे हैं, सरफेस पर, अब फिर अंदर घुस जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो रुकते हैं नहीं, सरफेस पर आ रहे होंगे, भाग जा रहे हैं, अंदर चले जा रहे होंगे, फिर आ रहे हैं ऊपर सरफेस पर, छोड़ के भाग नहीं सकते क्योंकि निगेटिव है। तो जो सरफेस पे आ रहे हैं, जल्दी से बताओ उनकी कितनी एनर्जी होगी टोटल? इसके लिए जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉन जो सरफेस पे आके घुस जा रहे होंगे, देखो इलेक्ट्रॉन, देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन को देखो, ऐसे आ रहा है, भाग रहा है, ऐसे आ रहा है, सरफेस पे आ रहा है, छोड़ के भाग नहीं पा रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाके जाना चाह रहा है तो भी नहीं भाग जा रहा, फिर अंदर जा रहा है, ऐसे बताओ। तो जो इलेक्ट्रॉन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आता होगा, उसके पास कितनी एनर्जी होती है मालूम है? -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी? -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे मालूम चला? इससे मालूम चला। सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, जो उनके पास कितनी एनर्जी होती होगी? -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसीलिए छोड़ नहीं पाते हैं, ये मालूम कहाँ से चला? यहाँ से, क्योंकि वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया था। यदि जो सरफेस पे रहें उसी समय कोई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उनको दे दे, तो उनके पास तो -2 था ही, -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी उसी समय, तो छोड़ के भाग जाएंगे सब सरफेस को। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? तो रियली में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जब सरफेस पर आते हैं तो उनके पास कितनी टोटल एनर्जी होती है, काइनेटिक पोटेंशियल सब मिला के टोटल, तो आंसर है -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मतलब हमेशा -2 नहीं, यही वाला देख के। यदि मान लो वर्क फंक्शन 3 है तो क्या बोलोगे? ठीक है, अब वो समझो कि वो जो पूछ रहा था वो समझो। अब ये वाला वर्क फंक्शन और ये कनेक्शन और कॉम्प्लेक्सिटी ये सब समझ में आ गया। अब सुनो ध्यान से, जब रेडिएशन एक साइकिल किसी इलेक्ट्रॉन को मिलता है तो उसको 2 चीज़ मिलता है, कहीं और भी 2 चीज़ मिलता है। फिलहाल यहाँ पे तो एक कॉम्प्लेक्स लैटिस है, कहीं और भी 2 चीज़ मिलता है, मोमेंटम मिलता है और एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? इतना एनर्जी मिलता है इलेक्ट्रॉन को। कितना एनर्जी मिलता है यार? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मोमेंटम कितना मिलता है भाई? E/c। क्या मिलता है? मोमेंटम और एनर्जी, ये लोग कैलकुलेट कर सकते हो, कर लेना ये। अब बताओ इलेक्ट्रॉन को मिला, अब वो बेसिक समझने की कोशिश करना, और बेसिक इलेक्ट्रॉन को मोमेंटम इधर मिला, इलेक्ट्रॉन यहाँ इसे एनर्जी मिला,
ये आया इससे लड़ा, फिर इधर आया इससे लड़ा, फिर इधर कोलिजन होता रहा, इधर उधर भागता रहा, एनर्जी लूज होती रही, रेडिएट होता रहा, रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रेडिएशन, हीटिंग होता रहा, हीटिंग रेडिएशन ही होता है। और जैसे ही यहाँ पर आया तो जब पहली बार लड़ा तो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लूज हो गया, उसका खो गया लड़ने में, इन इलास्टिक कोलिजन टाइप का बच गया, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गायब। कितना बच गया उसके पास? जो एक्स्ट्रा मिला था ना, जो एक्स्ट्रा मिला था। फिर वो लड़ा किसी और से, क्योंकि एनर्जी मिलते ही और मोमेंटम मिलते ही इधर मिला था तो अंदर भागता है ना, मेटल के अंदर घुस जाता है वो। फिर लड़ा कहीं और एटम से, न्यूक्लियस से लड़ा तो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गायब हो गया। कितना बचा? सही है। और फिर यहां पे लड़ा, यहां पे इलेक्ट्रॉन लड़ा इससे और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और गायब हुआ, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और गायब हो। कितना हो गया? और अब सरफेस से निकलने के लिए तैयार है। अब सरफेस पे आया, भागना चाह रहा है। आपको पता है ना, ये तो एक्स्ट्रा वाला था ना, ये उसे बताओ एक्स्ट्रा कितना चाहिए था? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना चाहिए था? और क्यों चाहिए था पता है? जब सरफेस पे आते हैं तो इन सब लैटिस का इफेक्ट होता है उनका -2 ना। अब बताओ, वही उसी को कहते हैं कि 2 मिल जाएगा तो फ्री हो जाएगा। अब बताओ, जो एक्स्ट्रा उसे चाहिए था, मिला तो इतना था, लेकिन वो मेटल के अंदर सरफेस पे मिला, अंदर घुसा, लड़ा भिड़ा इधर उधर, फिर भागने की कोशिश किया, तब तक कितना उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी थी? 1.9। बाकी लैटिस को छोड़ दो, हम लोग तो यही जानते हैं कि 2 चाहिए था, तो क्या उसके पास 2 है कि निकलेगा? कैंसिल हो गया। इसका मतलब 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलने के बावजूद भी कोई जरूरी नहीं है कि वो निकलेगा ही निकलेगा। 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि वो निकलेगा ही निकलेगा। एक तो बड़ी थ्योरी ये है। और ये अच्छा, तो आप कह सकते हैं कि सर ये मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कि नहीं? क्वेश्चन है ना। इलेक्ट्रॉन तो निकल रहे हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक फोटोन को लेकर उस इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिला होगा, ये लड़ा भिड़ा और लड़ के इतना है उसके पास, चाहे इतना है, और उसी मोमेंट पे तैयार है निकलने के लिए, तब तो निकल ही गया होगा। बोलो, क्वेश्चन समझ में बात समझ में आ रही है? मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन को 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला एक्स्ट्रा, जो उसके पास एनर्जी है, तो और लाइट वाला मिला। यदि वो अंदर से लड़ भिड़ के लॉस करके निकलते समय यदि उसके पास एक्स्ट्रा के नाम पर 2 या 2 से ज्यादा रहेगा, तब तो निकल जाएगा, और नहीं तो निकल नहीं पाएगा। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे कि नहीं? क्योंकि कुछ कम वाले भी तो निकल ही रहे होंगे। लेकिन ये कहा जाए कि जो फोटोन, इस फोटोन को कोई इलेक्ट्रॉन ले, इस फोटोन को कोई इलेक्ट्रॉन ले, वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? निकल भी सकता है, और तो जो निकल रहे हैं वो निकल सकने वाले हैं, और जो नहीं निकल रहे हैं वो नहीं निकल सकने वाले हैं। क्लियर हुआ थ्योरी? ये भी बहुत कम लोगों को पता है, और एक्सप्लेन भी टीचर्स कम ही करते हैं कि आखिर रियली में कैसे लूज होता है और क्यों नहीं भी निकल सकता है। तो इसका मतलब जिन फोटोन की एनर्जी, पैकेट ऑफ फोटोन की एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी, ये वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लायक तो हैं और निकल भी रहे होंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। खासकर स्पेशली, अच्छा यहाँ पे निकल रहे होंगे, लेकिन जो ले रहे होंगे वही निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं एक एग्जाम्पल दूं, ज़्यादा समझ में आएगा। 100 फोटोन फॉल हुए। कितने फोटोन? 100 फोटोन मस्त है कि 100 इलेक्ट्रॉन को मिलेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 60 निकलते हैं। कितने निकलते हैं? वो 60 कौन से होंगे, समझ में आ गया? ये 40 क्यों नहीं निकलते हैं यार? उनको भी एनर्जी तो इतनी ही न मिलती है, फिर क्यों नहीं निकलते हैं?
क्योंकि अंदर जाते हैं, न्यूक्लियस से लड़ते भिड़ते हैं, अपनी एनर्जी लूज करते हैं, और जब निकलने का टाइम आता है सरफेस से लड़ भिड़ के जब ऊपर आते हैं सतह पे, तब तक एनर्जी उनकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एक्स्ट्रा वाली एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और नहीं निकल पाते। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि लड़ भिड़ के ऊपर आते हैं और 2 वोल्ट या 2 वोल्ट से ज़्यादा रहती है तो निकल जाते हैं, राइट। अच्छा, वो वाला एक और पार्ट समझो, जो अंतिम बात है आज की। ये देखो, ये जो बंडल है वो वाला पार्टिकल थ्योरी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ये मिलता है, मतलब अनसर्टेनिटी का लेवल देखिए, जैसे ही इसको मिलता है वैसे ही और कितने स्पीड से भागते रहते हैं पहले से ही, समथिंग 2.1 ये ऑर्डर 2.16 ये कितना हाई स्पीड है, इमेजिन करिए। इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करते हैं। ये ऑर्डर है स्पीड की। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक बंडल ऑफ एनर्जी मिलता है, वैसे ही अभी पिछला वाला एक और बंडल लेके निकल सकता था, उससे तब तक ये अंदर जाके लड़ना भिड़ना शुरू हो जाता है, और नैनो सेकेंड के अंदर लड़ भिड़ के एनर्जी खत्म उसकी, और जो होना होता है फिर से वो नॉर्मल स्टेज में आ जाता है, और फिर से इधर उधर से फिर से जाए और फिर से लेके आए, तब तक वो फिर कहा जाएगा कि उसके पास 2.5 मिलेगा। फिर सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे वेव थ्योरी कैसे रिजेक्ट हो रही है। इतनी एनर्जी एक पैकेट की, न आधा न 2 गुना न चौथाई, या तो पूरा पूरा या तो नहीं, और वो भी 2 फोटॉन नहीं, 1 फोटॉन। 1 फोटॉन मिलते ही वहां से भाग खड़ा होगा, पीछे वाला फोटॉन को ले ही नहीं पाएगा वो। एक तो ये समझो। और फिर कितने सेकंड के अंदर लड़ भिड़ के कहानी खत्म हो जाएगी उसकी, या तो निकल ही जाएगा, वो भी हो सकता है, या तो पूरा लूज करके नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। फिर सोचोगे कि कुछ एनर्जी बाकी रहे, फिर उसके बाद वो ले 2.5 निकल जाए। ये नहीं हो सकता, क्योंकि थ्योरी ये कहती है कि वो रेडिएशन, ध्यान से, ये फाइनल जो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, वो रेडिएशन जिनके फोटोन की एनर्जी 1.77 थी, वो एक भी नहीं निकल पाया। वो रेडिएशन जिनके फोटोन की एनर्जी कितनी थी, वो ऐसा नहीं हो पाया कि इलेक्ट्रॉन भीड़ के थोड़ा बहुत कैरी करे और ले ले, 2 और ले ले, निकल भाग जाए। एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाया वो। इससे क्या प्रूव होता है कि पार्टिकल बिहेवियर है, बंडल ऑफ एनर्जी है, पार्टिकल, यही बंडल ऑफ एनर्जी, पार्टिकल वो लेता है, और फोटोन बिहेव्स लाइक व्हाट, पार्टिकल। क्लियर। और क्यों, और वेव थ्योरी क्यों रिजेक्ट होती है? यदि वेव होता तो लगातार ले लेता, खटाखट उसी समय कॉन्टिन्यूअस होता है वेव भाई। वेव क्या होता है, तो एनर्जी ले लेता भाई, पीछे वाला भी थोड़ा सा निकल जाता। लेकिन थ्योरी क्या कहती है, एक भी नहीं निकलता, तो एक भी नहीं। अच्छा हाँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी इंक्रीज्ड, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। इरिस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, आप इंटेंसिटी बढ़ाते रहिए, फ्रीक्वेंसी बस ऐसा रहे कि फोटोन की एनर्जी 1.77 रहे, और खूब बढ़ाते रहिए, इंटेंसिटी बढ़ाते रहिए। मतलब फोटोन 100 से 200 कर दीजिए पर सेकेंड, 1000 कर दीजिए, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाते रहिए, कीपिंग व्हाट कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या कांस्टेंट, एनर्जी का फोटोन, हाउ मच, 1.77, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी से फर्क नहीं पड़ता, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड होगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू इमिट द इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? जो बात मैं आपको समझा रहा था वो ये देखो, गामा रेज, जिसको मैं एक एटम लेके बताया था, यदि हम लोगों को इसको निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को, तो गामा रेज का इंटेंस एनर्जी तो बहुत ज़्यादा होता है। वो देखो, जैसे इसको गामा रेज व एनर्जी मिलेगा h न्यू, इसको भागना तय है, निकल गया ये।
ये एटॉमिक लेवल की बात किया। उसी को जब कलेक्ट करते हैं एज अ होल, अगल बगल एटम खूब हो जाते हैं, ऊपर नीचे लेयर लेयर सब हो जाता होगा, तो इतना आसानी से डिफाइन नहीं कर सकते कि हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन टू नॉक आउट। ये देखो एक यही बंडल ऑफ एनर्जी है फोटोन, एक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिलता है के शेल वाले को, तो ये नॉक आउट होता है। हालांकि इसके लिए भी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे कम एनर्जी ज़रूरत है, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा। बताओ किसकी एनर्जी निगेटिव है इसमें से, बताओ तो। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी किसकी निगेटिव है? सबकी है, क्योंकि सबका बाउंडेड मोशन है। और काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं होती। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती होगी और काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होती होगी। ये भी है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? और ये भी बात किसकी हो रही है? के शेल के इलेक्ट्रॉन के नॉक आउट होने की। ये देखो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जिसको हम लोग आगे अब कैरी करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। एक डिस्चार्ज ट्यूब है, वैक्यूम क्रिएटेड है, इवैक्यूएटेड है, एयर नहीं है। यदि एयर होता तो इलेक्ट्रॉन निकलते और एयर मॉलिक्यूल से टकरा जाते, पहुंच ही नहीं पाते वहां पर। तो वैक्यूम क्रिएटेड है ये देखो लाइट रेडिएशन फॉल हो रहा है एनोड पर, हम लोग पढ़ेंगे अगले में यहाँ पर। और इसके फॉल होने से अभी मैं जो थ्योरी समझाया था उससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, याद है ना? कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन रिसीव करके निकले ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे, पर्टिकुलर ना निकले ये और बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये निकल रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं और फिर जा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन ऐसे, अच्छा इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो करंट किधर कहेंगे जरा बताओ तो? ऐसे कहेंगे करंट ऐसे कहेंगे, राइट? ये फिर से वही है सेम। ये मैं इसलिए 3D व्यू, क्योंकि जो वायर का कनेक्शन है और ज़्यादा रियल लग रहा होगा, है ना? कि यहाँ बैटरी जोड़े हुए हैं, यहाँ पे एक मीटर है जो रीड करेगा दिस मच मिली एम्पियर एम्पियर, है ना? फिर से वो बात करते हैं, मैं इसके पैसेज को शिफ्ट करता हूँ, ध्यान से सुनना कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको बस कूल माइंड से सोच लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। मॉडर्न ऐसा ही होता है, इसको देख के घबराना मत, ध्यान से सुनना। एक जनरल लाइट भेजा गया, जनरल लाइट, जनरल मतलब व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट मतलब उसमें सारे तरह के वेवलेंथ, सारे तरह की एनर्जी प्रिज्म से पास कराए, पैसेज से यहाँ पे स्लिट है, पास हुआ, प्रिज्म से पास कराए तो वो स्प्लिट कर दिया। हाँ, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं इसे, डिस्पर्स हो गई लाइट। बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? इसकी ज्यादा होती है कि रेड की? वायलेट की। यहाँ पे फिर से एक हम लोग फिर से पैसेज लगाए और इसको शिफ्ट करूंगा, यहाँ पे इसको पैसेज यहाँ पे लगाऊंगा तो केवल किसको अलाउ करेगा पास होना? वायलेट। इधर करूंगा तो ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ऐसे ना। आपको पता है यदि मैं वायलेट पे किया और इस पे पड़ा, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ, तो उधर शिफ्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा भी नहीं। समझ में आ रहा है क्यों? हम कह रहे हैं कि वायलेट नहीं निकाल पा रहा है। मैं कह रहा हूं जिसकी एनर्जी ज्यादा है, जब मैं इसको पैसेज को वायलेट पे किया, वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पा रहा है, फिलहाल निकलता हुआ दिख रहा है। तो क्या इधर शिफ्ट करोगे पैसेज को तो निकालेंगे सर? अच्छा मैं कह दूं कि ग्रीन निकाल रहा है ना, ग्रीन, तो मस्त है कि इधर वाले निकालेंगे, लेकिन उधर वाला कह नहीं सकते। अच्छा ये मत कहना कि नहीं निकालेंगे, कह नहीं सकते। जैसे मान लो ग्रीन का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ग्रीन का मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और पता चला वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। वर्क फंक्शन कितना है इसका? और ग्रीन का कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फोटोन की। और पता चला कि रेड का है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कम है, तो भी तो निकालेगा, क्योंकि इसका तो वर्क फंक्शन 1 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। और इन सब का यदि ग्रीन का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इधर वाले का ज्यादा ही होगा, तो वो भी निकालेगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो घबराना मत, वो खूब लंबा सा लिखेगा, इधर शिफ्ट किए, उधर शिफ्ट किए, ये पास कर रहा है, वो पास कर रहा है, येलो लाइट को रेड लैम्प, ये सब
येलो, रेड, ऑरेंज इस तरह का नाम दे दे के पूछेंगे, तो दिमाग में रख लेना कि कौन सी एनर्जी ज़्यादा होती है, कौन सा निकाल पा रहा है, कौन सा नहीं निकाल पाएगा, या कुछ कह नहीं सकते, सब संभावनाएं रखना। अच्छा, ये सब सेटअप है भाई। देखो ये ग्रिड है, यहाँ पे देखो ये ग्रिड है, यहाँ से जो पास होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है तो कलेक्टर है ये, यहाँ से कलेक्ट कर रहा होगा, तो यहाँ पे ये रीड कर रहा होगा करंट ना, ऐसे, राइट, ठीक है। इसका यूज देखो किस तरह से पीएन जंक्शन और कहीं पे यूज करते हैं हम लोग। यहां पे देखो पीएन जंक्शन में पी टाइप और एन टाइप, पीएन जंक्शन यहां पर देखो, ये इस वाले पार्ट को कहा जा रहा है एन टाइप, फ्रंटल कांटेक्ट है ये, फ्रंट कांटेक्ट, और ये है पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप मतलब नेगेटिव वाले चार्ज यहाँ पे ज्यादा होंगे, हालांकि पीएन जंक्शन बाद में पढ़ेंगे। मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेडिएशन के फॉल होने से इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहा होगा, ये फ्रंटल कांटेक्ट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रीच हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से आएगा, यहाँ पे जाएगा, तो करंट होगा, यहाँ पर करंट होगा तो बल्ब जल जाएगा, जबकि विदाउट एनी सपोर्ट जल रहा है, मतलब कोई पावर बैकअप नहीं है। ये किसका इफेक्ट है? रेडिएशन का। जल रहा है कि नहीं यार? जाएगा तब ना जलेगा। देखो जल गया, अगर जाएगा तो जलेगा। दैट्स ऑल। तो अभी हम लोग ये समझने की कोशिश की कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से कैसे निकलता है, उसके रीजंस क्या होते हैं, और ऐसे क्यों नहीं निकल पाते, और जितनी एनर्जी उन्हें ज़रूरत होती है निकलने की, उसे क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। चलिए अगले क्लास में फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, और केवल अपना एग्जाम वाला और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला सेटअप एक्सपेरिमेंट देखेंगे और ग्राफ देखेंगे। ओके, थैंक यू।